अभिक्रिया के दर समीकरण को समझने के लिए हमको अपने से सपोज करना होगा एक रिएक्शन, जैसे हमने सपोज किया एक रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स p, ये कोई रिएक्शन है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन और p की कंसंट्रेशन के पर यूनिट टाइम पर डिपेंड करती है, यानी इस पर निर्भर करती है कि एकांक समय में जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, और उसी से हम जो है ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को बताते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली या प्रयोग द्वारा या प्रयोग करके देखा जाता है कि जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन जो हमारा A है, A की सांद्रता की 1 घात पर निर्भर कर रही है इस अभिक्रिया के लिए, और जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक B की सांद्रता की 2 घात पर निर्भर कर रही है। ऐसा हम प्रयोग से पा रहे हैं या प्रयोग से हम देख रहे हैं कि जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक A की सांद्रता की 1 घात पर निर्भर कर रही है और अभिकारक B की सांद्रता की 2 घात पर निर्भर कर रही है। यानी कि अगर हम अभिकारक A की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो हमारी जो अभिक्रिया की दर वो भी 2 गुनी होती है। 3 गुना करते हैं तो अभिक्रिया की दर 3 गुनी होती है, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यानी इसको 2 गुना करने से कंसंट्रेशन को सांद्रता को 2 गुना करने से अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो रही है। 3 गुना करने से ये भी 3 गुनी हो रही है, 4 गुना करने से भी 4 गुना हो रही है, तो इसकी घात 1 पर निर्भर कर रही है अभिक्रिया की दर। ऐसा हम प्रयोग द्वारा पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर अभिकारक B की सांद्रता पर ये निर्भर कर रहा है कि ये घात 2 पर निर्भर कर रही है, क्योंकि अगर इसको हम 2 गुना करते हैं, B की सांद्रता को हम 2 गुना करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया की दर है जैसे ही हम B की सांद्रता को 2 गुना करते हैं ये 4 गुना बढ़ जाती है, यानी उसकी 2 घात पर निर्भर कर रही है। ऐसे अगर इसको 3 गुना करते हैं तो अभिक्रिया की दर 9 गुना बढ़ जा रही है, यानी उसकी घात 2 पर निर्भर कर रही है। ऐसा हम प्रयोग द्वारा पा रहे हैं। तो इन दोनों विकारकों के रूप में हम अभिक्रिया की दर को लिखेंगे और इन्हीं दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जो ROR होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन A की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन B की पावर 2 के। और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है K, और इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, और इस पूरे इक्वेशन को ही कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो एक अभिकारक की कितनी घात पर निर्भर कर रही है अभिकारक की सांद्रता की, और दूसरे अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर निर्भर कर रही है, उसी को अगर हम एक इक्वेशन के टर्म में लिखें, एक समीकरण के रूप में लिखें, तो उस पूरे समीकरण को अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा K होता है रेट कांस्टेंट यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसको हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और ये जो अभिकारक की जो घात है, जैसे यहाँ पर घात 1 और घात 2 है, तो घातों को जब अभिकारक की घातों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 3। ये जो घातों का जो योग होता है यानी जो सम होता है, इसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम अब आज जा रहे हैं पढ़ने। तो आइए जानते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सपोज करेंगे कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स p, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली या प्रयोग से ऐसा देखा जा रहा है कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक A की सांद्रता की x घात पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 ना मान करके x सपोज करते हैं, और यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक B की सांद्रता की y घात पर निर्भर कर रही है। और जब दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर हो जाता है K A की घात x और B की घात y पर। तो यहाँ पर जो अभिकारक है हमारा x और y, अभिकारक A और B की घात जो है x और y, यहाँ पर x प्लस y का अगर योग करते हैं, तो अभिकारक जो हमारा दो अभिकारक है, अभिकारक की घातों का अगर योग करते हैं, इसी को हम नाम दिए m, यही कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए, इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि है वो x प्लस वाई है, यानी x प्लस वाई का जो सम अप करेंगे तो वही अभिक्रिया की कोटि होगी। फॉर एग्जांपल हमने कोई रिएक्शन लिया A टू P, जैसे A से P देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है
वो अभिकारक ए की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर कर रही है। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा शून्य, यानी ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है, यानी ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिकारक ए की सांद्रता की एक घात पर निर्भर कर रहा है। इस केस में यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक, यानी अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर है इस रिएक्शन के लिए एक। तो किसी अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक होता है, अभिकारक अगर दो अभिकारक हैं या तीन अभिकारक हैं या चार अभिकारक हैं या एक अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता की कितनी घात पर जो हमारी अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है, उन्हीं का योग, उन्हीं का समूह ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। उसको अगर परिभाषा के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि, किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि, उसमें उपस्थित अभिकारक की सांद्रताओं की घात, उसमें उपस्थित अभिकारक या भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रताओं की घात के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए उसमें उपस्थित अभिकारक या उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रताओं की घात का योगफल ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग परिभाषा अपने से बना लीजिएगा या फिर बुक से आप लोग जो है परिभाषा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम जो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को डिटेल्स में स्टडी करेंगे।